नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे आवारा मसीहा के 2 अंक। तो आज शुरुआत करते हैं तीसरे अंक से। क्या कहते हैं विष्णु प्रभाकर जी? नाना के इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। इसके पिता न केवल स्वप्नदर्शी थे बल्कि उनमें कई और दोस्त थे। ये दोस्त थे उनके। वे हुक्का पीते थे और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनकी शरारतों में वे सदा अप्रोच रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आया करते थे। जब वे छूटते तो फूलों की माला तैयार कर उन्हें प्रसन्न कर देते थे। उनके बनाए कागज़ के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों को बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वे स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अच्छा लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते हैं। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में साधल के समान थे। उसकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। एक तो घर जवाई, उसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र बर्ताव करना इसी कारण उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। जैसे तैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपना उनके पास कुछ नहीं था। काशीनाथ में काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे अचानक किसी ने गर्म पानी के कड़ाहे में छोड़ दिया हो, मानो सबने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो, मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही। फिर से किसी तरह दिन बीत रहे थे। अचानक एक दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे में कहीं जा रही थी कि वह उलट गया। उन्हें काफ़ी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा इन्हें कलकत्ता ले जाइए। काफ़ी व्यसाध्य बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर लगा रहता है। केदारनाथ करें तो क्या करें। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया। कहा अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है। देवनंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। मोतीलाल ने सुन लिया। भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती थी तो किससे करती, और शिकवा शिकायत भी करती तो किससे करती और कैसे करती। इसलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया है। लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था। इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफ़ी बड़ा इतिहास है। श्यामवर्ण, स्वस्थ चेहरा, आजान बाहु, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस, ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता राम रतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्यागपत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था और आसपास की ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव भी था। उस समय वहाँ घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहाँ निरंतर चलता था। राम रतन मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियाँ बनवाई थी। लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बैर से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों का दर्शन कपट देते थे। पिताजी की स्वाधीनता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरत की तरह वह भी पारंगत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे। राजू के पास सामने का बल था। पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। लेकिन शरत के पास पैसा कहाँ से आता। उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह पीसकर और उसमें नाना उपक्रम मिलाकर मांझा तैयार किया।
उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग मनचाही दिशा में उड़ चली। उसी समय देखा गया कि एक सफ़ेद पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। यह थी राजू की पतंग। बस द्वंद्वयुद्ध आरंभ हो गया। पेच पर पेच लड़े जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। वह मारा, वह काटा का कर्णभेदी स्वर इधर उधर डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफ़ेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था, शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सरंजाम गंगा को अर्पित कर दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था, अमित साहस, अपूर्व प्रत्युन्नति, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती थी और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघकर दोनों की सोर एक हो गए। राजू, जो आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी न था जो उसे प्रेरणा और सराहना के शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति के महान बनने का अवसर देते हैं। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ापाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राणी ब्राह्मण परिवार के इसलिए स्वाधीनचेता और निर्भीक व्यक्ति थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशुपुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सुबह सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहू माँ, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला। उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रद विवूढ़ होकर बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र भी हाथ से धो बैठना। गाँव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार वे जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवनंदपुर अपने भाई के पास चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दरिद्र से तंग आकर जीविका की तलाश में हाल ही शहर में आकर यहाँ बस चुके थे। वे इतने प्रभावशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर न लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर उनका वर्णन किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर केदारनाथ ने अपनी कन्या दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें ना मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उनके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी।
कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर तक नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिणाद्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की सास ही सुगृहिणी थी। उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदारवृत्ति की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वैदूरी मणि की तरह अंतर के रूप सी निश्चय ही थी। उनके सहज पतिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 दिसंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्रपद 1283 बंगाब्द अश्विना कृष्णा द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उनकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरद चंद्र। देवनंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गाँव है। हरा भरा, ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुड़ाकर कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहाँ बिताया था। इसकी गणना प्राचीन शब्द ग्रामों में होती रहती है। तब समृद्ध भी रहा होगा। भरतचंद के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद्य लिखकर इन्हें अमर कर गए। वो पद्य क्या थे, आइए पढ़ देते हैं। एतिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप केवल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम हरिराम रायेर वासना देवेर आनंद धाम देवनंदपुर नाम ताहे अधिकारी रामचंद्र मुंशी भारते नरेंद्र राय देसे जारे यस गाय होय मोरे कृपा दाय पढ़ायल पारसी। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ ना जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनके सिकवा शिकायत व्यर्थ हैं। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने ना कभी गहनों की मांग की, ना कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थीं, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती से छिपाकर उनकी देखरेख करें। कौन कब आएगा, कब जाएगा, किसको कब खाना है, नहीं खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज़ गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाली रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उनका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए ललायित रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की आक्रमणता आपको ठेस पहुँचाती ही है। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, क्षुब्धता के हारान बाबू की तरह। 5वां पार्ट पढ़ते हैं। इसमें 5वें पार्ट में जो बताया गया है उस पर ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं, शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो बाकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वह शब्दतः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग लगी और हुक्के को रख कर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा था। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं।
समझ गए यह किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी ने क्रोध से बार बार चित्कार करने लगे तो डर के मारे लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसे लपके। शरद ने देखा और तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था, पर वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरद यह जा और वह जा निकल गया वहाँ से तुरंत। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुँचे। उनकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का ठिकाना भी ना रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती रही, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तो इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उसके पास शिकायत लेकर पहुंचते तो उनसे बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ थोड़ा दुष्ट है, पर बड़ा होकर भलमानस ही बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र था। काशीनाथ उसी की स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की मुझसे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर जाना, सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, नाना प्रकार के सब सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुभीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते हैं। धीरू को एक शौक था, करौंदे की ऋतु आई तो वह माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह अब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक दिन उस रहस्य से दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंख खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुहाई ले लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौट कर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोली टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हो। वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। बोला, यह कैसे सवाल समझ में नहीं आ रहा। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट लाओ, देखूँ तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का कहीं फिर पता न लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था। सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई दे रहा था भोलू, और रोना उसका किसी तरह बंद ही नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी। बोले, तो वह सरता हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया है? तो भोलू ने कहा, हाँ, और रोते हुए। उसके बाद शरद की खोज मची। वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की, उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने बस आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भेड़ा था। तब पहुंचकर उसने देखा शरद वहाँ बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ, क्या लाई हो? यह कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रहीं। अचानक वह बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा। कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ।
मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर लाओ। धीरू नहीं उठी। शरद गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ। धीरू अब भी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी। एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूँगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। शरद कहता, जा कह दे, जा मर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ की ही होती गई। बहुत दिन बाद सैसों की इस रंगनी को आधार बनाकर शरद ने अपनी उपन्यासों की नायिका का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दादी की माधवी और श्रीकांत, राज्यलक्ष्मी, ये सब धीरू ही का विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे अब उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते संध्या को लौट कर मार खाते, रात को निश्चिंत निरुद्वेग सो जाते, फिर दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका कोई और संगी नहीं था, संगी साथी नहीं था, और ना ही इनकी कोई किसी को ज़रूरत थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ शरद यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुरकंठ के कारण जब मधुरकंठ के कारण जब उसके लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन जब उससे भी उसका जी ऊब जाता तो वह अंगोछा कंधे पर डालकर रख कर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहाँ आवभगत होती और इन्हीं शब्द और उसके बाद बोधोदय यथा यद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। फिर शागिर्दी शुरू होती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील कृष्ण दूर गांव में। वहाँ रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहाँ जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसको लेने के लिए वहाँ जा पहुँचे। लेकिन वह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहाँ जाना जारी रहा। इन्हीं गाँवों में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला। शायद वहाँ मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से वहाँ दाखिल किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तब भी अचानक मोतीलाल को डिहरी ऑन सोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वह भी वहाँ रहा, लेकिन वहाँ सारा समय खेल कूद में ही बीता। वहाँ एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियाँ बटोरता और फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता, या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच अंतर्मुखी होने का उसका प्रभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक डेहरी प्रवास को वह कभी भूल नहीं सका। ग्रहदाह में उसने इस नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक जा पहुंचा था। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है। पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है। पानी कमर से ऊपर नहीं जाता, अक्सर जिसमें सिवार भरी रहती है। बीच बीच में जहाँ खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियाँ खेला करती थी। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया है और कह रहा है, माँ जी, मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौंध आया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बाँस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा। वह बहुत नाराज़ हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह
उसे दादी के पास वापस ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से ना लौट सका तो आप बताइए, गौ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा कि तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित से कह दूंगी। नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर वह गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर हतप्रभ हो गया रह गया। अब वह वहाँ से लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियाँ। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े पीपल, बड़े बरगद के पेड़ थे। वो जाकर ऊपर आपस में मिल जाते थे कि वहाँ राह में घना अंधेरा छा गया था। जब वे कच्ची राह पे पहुँचे तो झाड़ झाकड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो गया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पकड़कर भी दैव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यहीं पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर पर एक चीख सुनाई दी। साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद तो समझ लो सन्नाटा ही छा गया। नयन बोला, बेचारा खत्म हो गया, अब हमें ज़रा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद भय से काँपने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सहसा किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। नयन चीख उठा, खबरदार, कह देता हूँ, बामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पाबड़ मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था। नयन से रहा नहीं गया, क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ों, तुमने बेकार ही वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को इसी प्रकार मार डालो। एक बार पेड़ की आड़ में किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दे, जान बचाना चाहता है तो भाग जाए यहाँ से। कायरो, भागूंगा मैं तुमसे डर के? या कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो मेरे पास रुपए है, हिम्मत है तो पास आओ और लेकर जाओ। मैं नयन बागदी हूँ। उत्तर कोई नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊँ? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में 2-3 पाबड़े पड़े हुए थे। नयन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह भी चला और लेकर फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सज़ा दिए बिना मुझसे यहाँ से जाया नहीं जाएगा। बालक शरद ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला, क्या मैं एक को भी नहीं पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा। लेकिन कहीं मेरी छिप टूट गई तो? नयन ने हंसकर कहा, छिप की मार से नहीं मरेगा भैया, या सोटा लो। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरद को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए भिखारी की तलाश लेने के लिए आ पहुँचे। नैन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहाँ कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। नयन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया और बराबर रो रहा था। मुंह पर कालिख पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी लगी हुई थी। नयन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर 2-3 लातें लगाईं। फिर शरद से कहा, अब ताक कर पाबड़ा मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। रुआसा होकर उसने कहा, मुझसे यह काम ना हो सकेगा। नयन ने कहा, तुमसे ना हो सकेगा? अच्छा तो मैं ही इसे ख़त्म करता हूँ। शरद ने विनती के स्वरों में कहा, ना नयन दादा, मारो नहीं। तब वह आदमी जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा तो जैसे मर गया हो। नैन ने झुक के उसकी नाक के पास हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया है। चलो भैया, हम भी घर चलें। छठवां पार्ट देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी है, 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे फिर देवनंदपुर
गोरखपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था। आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। इसलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। लिखने का प्रयत्न उसने भी किया। वह सुंदर नहीं था, आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत भी थे। बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता से अधिक होता था। देवानंदपुर लौटकर वह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की चौथी श्रेणी में भर्ती हो गया। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निकट कच्चा रास्ता, गर्मी से धूल भरा, वर्षा में कीचड़ ही कीचड़। गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी यह अभाव मिट नहीं सका। पेट भी तो भरना होता था। फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब पिता का ऋण बहुत चढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध ना कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू में वह किसी के साथ घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बालकों की संगति में दिन काट देता था। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छूट गई और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, लेकिन जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दलों के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। वह दूसरों के बागों के फूल फल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरे के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे और गांवों में निर्धनों की संख्या अधिक होती है। इन्हीं में से एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार। गरीबी के कारण इलाज भी ठीक ठाक व्यवस्था से न कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी, परंतु ये लोग बहुत सी मछलियाँ पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए हैं, डॉक्टर को बुला लाए हैं। इसलिए जहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वे अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की कि वह वास्तव में रॉबिनहुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल में पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य के उसके कई सहचर थे, परंतु उसमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्ड था। सब लुटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरद से अब कभी ना मिले। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था, उसी पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त हो जाने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते थे। जब कभी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल होती थी, तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ का स्फुरण भी आश्चर्यजनक हो उठता था। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना वह नहीं भूला था। यहीं कहीं उसका मित्र गौहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णव का नाम कमललता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये
ये चित्र उसके हृदय पे सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सर्जन का आधार बने। ना जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थवन में कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले पहले वे बड़े थे, ना जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है। और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। उसने ना जाने कब सूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी कि नहीं जानता। आत्महत्या कर ली थी कि नहीं की थी यह नहीं जानता, पर प्रायः सब गांवों की तरह यह भी जनश्रुति है, पेड़ रास्ते के किनारे है। बचपन में इस पेड़ पर नज़र पड़ते ही शरीर में कांटे उठ आते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता था। वैसे पेड़ ही है। उस वक्त ऐसा लगता था इस हत्यारे पेड़ को धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ नहीं है और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। जनहीन ग्राम की ओर एकाकी निःशब्द खड़ा है। सहसों में जिसने काफ़ी डराया है, आज बहुत वर्षों के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आँख मिचमा कर मजाक किया। कहो मेरे बंधु, कैसे हो, डर तो नहीं लगता? मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन कहा, अच्छा हूँ भाई, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था, अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। यह उन्हीं दिनों का तो चित्र है। केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग खां लोगों का हत्यारा बाग हो गया है। ये पंक्तियाँ लिखते समय उनका अपना बचपन जैसे आँख में ही जी उठा था। गल्प गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी। 15 वर्ष की आयु में वह कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उसे बहुत स्नेह करते थे। उसका पुत्र अतुल चंद्र जब कलकत्ता में एमए पे पढ़ता था, तब वह भी शरद की गल्प पढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियाँ लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने के लिए ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम उसकी कहानी लिख सकते हो। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता, पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। उसी को नायक बनाकर उसने यह कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है, शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा होगा। पर घर जमाई कैसा होता है, यह उसने पिता को ससुराल में रहते देखा था और जाना था। शेष कथानक का आधार भी कोई देखी या पढ़ी हुई घटना हो सकती है। वह उस समय छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने फिर से लिखा, काकबासा और कोरेल ग्राम। 2 कहानियाँ इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थीं। कुछ और कहानियाँ भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके। सूक्ष्म परिवेक्षण की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और वही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा थी और उसका नाम था नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम करने में भी वह संकोच ना करती थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना, इसीलिए इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ। गांव के स्टेशन और
परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा सेवा टहल सब कुछ भूल गए। उसके उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उससे बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो उठी। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा, यहाँ तक कि वह मरणासन्न हो गई। उस हालत में भी कोई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर झांका तक नहीं। जैसे ऐसे उसके साथ बर्ताव किया जैसे वह कभी थी ही नहीं। शरद को यह आज्ञा थी कि वह वहाँ ना ही जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी। रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिला दिया करता। अपने गांव के लोगों के हाथों में इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी उसके खिलाफ कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार हंसते हंसते स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरद का चिंतमर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष्य मात्र थे। उसने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश तक को नहीं छुआ। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंकाए, सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया, और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी, चाहता था मरे तो पाप कटे। इसलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की उसकी सेवा न करके उसे ना बचा लेते। इस लड़की का नाम था विलासी। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई, इतनी कि उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वह समाज के ठेकेदार यह सब कैसे सह सकते थे। उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन मृत्युंजय ने उसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु न उसने प्रायश्चित ही किया, न विलासी को घर से निकाला। वह लेकर उसे दूर जंगल में रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और जीविका चलाता। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह कायस्थ कुल का मृत्युंजय है। शरद छिप छिप कर उसके पास जाता था। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र, सभी कुछ उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया। नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के लिए सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन बाद मौन रहने के बाद विलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरद चंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु गृहस्थ और साध्वी गृहणियाँ थीं। अच्छे स्वर्ग में सती लोग उन्हें नहीं मिलेगा। मैं यह भी जानता हूँ वह सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और सयागत रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंसू से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक दिन बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नरक गई है, परंतु वह कभी भी आए, जब मेरा आ जाने का समय आएगा तो इतना मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही एक नरक में जाने का प्रस्ताव मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दृश्यों का कोई अंत न था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, इतना तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों को कैसे कर सकता है। इन्हीं प्रश्नों के उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग में मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थीं। ये स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं, बुरे लड़कों के योग्य अपाठ्य पुस्तकें थीं। यही उसको बताया गया था, इसलिए उसे चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं को ही नहीं पढ़ता था, स्वयं उसको नहीं पढ़ता था, अपने साथियों को पढ़कर सुनाता भी था। फिर मन ही मन नए कथानक गढ़ता था। इसी टूटी हुई अलमारी में उसने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियाँ भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुँचने का कोई मार्ग ही नहीं। पिताजी ने कोई मार्ग नहीं छोड़ा था। परेशान होकर वह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते? अरे करते तो कैसे होता? मन
तब मन ही मन में उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इतनी इस कहानी को और आगे लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दरिद्र बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता था। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर गणेश चंद्र कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। उसने देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ाया है। पहनावे से अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता है। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बातें करने लगे। पता लगा कि वह लड़का उनके मित्र का नाती है। क्रांतिकारी विपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षयनाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद्र ने शरद को अक्षयनाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते हुए एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यहाँ जाना अनायास और अकारण नहीं था। एक परिवार से उन लोगों का घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामिनी शरद से आयु में बहुत बड़ी थी पर और उससे बहुत स्नेह करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद, जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उसकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वह उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानि हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उससे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या वह कराहा था। वह तुरंत उसके पास गई। छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणाद्रवित वह बोल उठी, हाय राम, तुझे तो ज्वर है। वह उसे अपने घर ले गई। कई दिन उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी। परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक था बहनोई। देवर चाहता था वह उसकी होकर रहे। बहनोई मानता था कि उस पर उसका कोई अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा, अब तुम ठीक हो गए हो ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने का तो वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी आ पहुँचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा। जी भरकर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे छिटके रहते हैं। कथा शिल्पी शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटनाएं बनी और इसी समय रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। वह पुरी के पार्क पर आगे बढ़ गया। फिर गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना गहरा विकृत हो गया कि पहचाना तक न जाता था। सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी बसु के घर उसने आश्रय लिया था। एक आध बार चोर डाकुओं के दल में भी पकड़े जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि अपने बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थी। उसका स्वभाव था कि वह अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करना उसे खूब आता था। झूठ को सच बनाकर चलाने की कला में वह निष्णात था। इस सब अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे थीं तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती आ रही थी, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है। निश्चय ही सुविधा की कृष्ण बुआ की तरह किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो। नहीं, मैं तो दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ ना दे सकूंगी। उसी प्रकार की दरिद्रता और अपनापन को सहन करने की उसकी माँ की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो वह कहाँ जाए। उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे। परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव सा हो गया था, डरते डरते उसने अपने बेटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखवाई। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चलिए आओ। शरद फिर
पुर नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दरिद्र और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त के आंसुओं से इस गांव के पथ घाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्र कथाशिल्पी शरत ने सुबदा में खींचे हैं, उनके पीछे निश्चय ही उसकी अभिज्ञता रही है। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यहीं उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इसी गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। संपूर्ण पाठ को पूरी तरीके से पढ़ लेने के बाद आइए इनके कुछ इस विषय संबंधी, इस पाठ संबंधी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि विष्णु प्रभाकर जी ने जो इस आवारा मसीहा रचना में अपनी बोलचाल की भाषा प्रयोग की है, वो भाषा दृष्टि से बहुत सार्थक दिखती है। और प्रभाकर जी की भाषा की सर्वप्रथम विशेषता यह रही है कि उसमें सरलता और रोचकता का प्रवाह रहता है और इनके गुणों में संपूर्ण कृति में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं दिखाई पड़ती है। आपने प्रत्येक प्रसंग और वार्ता को स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जिससे पाठक किसी भ्रमजाल में ना उलझ पाए। अर्थात जो विष्णु प्रभाकर जी जब अपनी भाषा प्रयुक्त करते हैं लेखन के दौरान, तो बहुत ही सरल और सहज होती है और उसमें रोचकता होती है, ताकि जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो उसे आसानी से समझ पाए और उसका आनंद ले सके। भाषा की यह विशेषता संवादों और कथनों को रोचक बनाती है। जो यही विशेषता होती है जो कथन होते हैं उनको और रोचक बनाती है। कुछ स्थलों पे शरत जी की जीवनोपयोगी घटनाएं रहस्य घर में समाई सी जाती हैं। ऐसे स्थलों पर प्रभाकर जी ने अधिक सरल संवादों का सहारा लिया है। इस प्रकार संवादों के माध्यम से विचार अधिक स्पष्ट हो गए हैं और उसमें कहीं भी निरर्थकता के दर्शन नहीं होते हैं। और शरत की विष्णु प्रभाकर जी की एक खास बात ये रही है कि ये जब लिखते हैं तो बिल्कुल, और हर रचना का एक मूल रूप होता है कि यदि रचना रोचक होनी है या विशेष रूप से उसमें रुचिकर होनी चाहिए। रुचिकर तभी हो सकती है जब उसमें पात्रों के अनुरूप भाषा हो। यदि पात्रों के अनुरूप भाषा नहीं है तो फिर कोई रचना रुचिकर हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि पात्रों की भाषा के रूप में संयोजन बिल्कुल मस्ट होता है, बहुत आवश्यक होता है। जैसे आवारा मसीहा के पात्रों की बात करते हैं तो लेखक ने क्या किया, इसमें भाषा के व्यक्तित्व का निखार और चरित्र की गरिमा बिल्कुल इससे स्पष्ट होती है। चूँकि अधिकांश पात्र लेखक, प्रकाशक, कवि, राजनेता, शिक्षक आदि रहे हैं, इसलिए वे कहीं भी व्यक्तिगत कमजोरियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। प्रभाकर जी ने पात्रों की भाषा का संयोजन और उनके व्यक्तित्वों को निखारने की दृष्टि से ही किया है। अतः साधारण लोग भी सरलतापूर्वक उसे समझ जाते हैं कि पात्रों के मनोगत विचारों, भावनाओं, आकांक्षाओं, संवेगों और स्थितियों की व्यक्तिगत व्यंजना पात्रानुकूल ही हो। क्योंकि किसी भी रचना को रचने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पात्र संयोजन और भाषा, उनका सामंजस्य होना अति महत्वपूर्ण होता है। सभी के लिए प्रसंगानुकूल भाषा और समस्त जो उसमें के पात्र होते हैं उनके लिए एक ऐसी भाषा का उपयोग करना या अपनी लेखनी के दौरान ऐसे संवादों को रखना जो बिल्कुल पात्र के अनुरूप हो, यह एक रचना को रुचिकर बनाती है। अगर भाषा के कला पक्ष की बात विष्णु प्रभाकर की इस रचना में आवारा मसीहा में यदि हम लोग कला के पक्ष की बात करते हैं तो तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और उर्दू, अरबी, फ़ारसी जो कि आप जानते हैं अधिकांश कवियों द्वारा प्रयोग हो ही जाते हैं। जाने अनजाने में उर्दू फ़ारसी शब्द के प्रयोग हो ही जाते हैं, जिनमें विष्णु प्रभाकर की इस रचना आवारा मसीहा में अगर बात करें अरबी फ़ारसी शब्दों की तो सरकार, अफसोस, खिलाफत, रिश्वत, सिफारिश आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि उर्दू फ़ारसी के हैं। और देखा जाए तो भाषा की दृष्टि से बंगाली अथवा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि आवारा मसीहा नामक रचना अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत के संबंध में लिखी गई है, जो कि शरत चंद्र जी हैं, एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनके संबंध में लिखी गई है। अतः आवश्यकता अनुसार बंगाली शब्दों का प्रयोग होना एक प्रकार से स्वाभाविक ही है। सोचने की बात यह है कि किसी दूसरी भाषा के साहित्यकार की रचना अपनी भाषा में लिखते समय लेखक यदि विशिष्ट बातों को यथावत नहीं रखता है तो अनुवाद और नवीन रचना से सौंदर्य और वैसी सृष्टि नहीं हो पाती जैसे मूल ग्रंथ में दिखाई देती है। आगे
इन सब भाषा पक्ष की बात करते हैं तो उसमें यह भी देख लिया जाए कि आपने इसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। लेखक ने भाषा को रोचक बनाने के लिए यत्र तत्र जहाँ संभव हो सका है मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया है। यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो हमें लगता है कि ऐसे रस सिद्ध और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास की रचना करते समय भाषा और मुहावरों और सूक्तियों का आवश्यक प्रयोग होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं इनसे जुड़ी और बातें। हाँ, जब पूरा पाठ पढ़ चुके हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इनका एक संक्षिप्त परिचय भी होना चाहिए। फिर भी एक छोटे तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो आवारा मसीहा है श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित बंगाली साहित्य के स्वधामन्य उपन्यासकार श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, जिसे लेखक ने 3 पर्वों में विभाजित किया है। विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा जो कि है यह एक जीवन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। अब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात करें तो वह बांग्ला के साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार हैं, तो उन्हीं की जीवनी के बारे में विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं और यह इसे 3 पर्वों में विभाजित करते हैं। प्रथम पर्व दिसहरा के रूप में वर्णित है। किसमें? दिसहरा में। इस पर्व में भरत शरत चंद्र के बाल्यकाल संबंधी घटनाएं संकलित हैं। जो दिसहरा है शरत चंद्र विष्णु प्रभाकर जी इसे 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। तो पहला जो भाग रखते हैं उसे दिसहरा का नाम देते हैं और पहला है तो जाहिर सी बात है किसी का शैशव काल दिखाया जाएगा, बाल्यकाल दिखाया जाएगा। तो आप इसमें विष्णु प्रभाकर जी इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बाल्यकाल रखते हैं। इसी पर्व में शरत के बाल्यकाल की संबंधी घटनाएं संकलित हैं। यहीं से उनकी जिजीविषा उन्हें निरंतर भटकाती रही। द्वितीय पर्व में अगर देखा जाए तो दिशा की खोज, जो उन्होंने द्वितीय पर्व रखा है उसका नाम दिया है दिशा की खोज। उनका उपन्यास रचना में प्रवृत्त होना, जीविका अर्जित करने के लिए देश विदेश भटकना तथा जीवन के विभिन्न अनुभवों को अर्जित करना दर्शाया गया है। और तृतीय एवं अंतर पर्व की बात करें तो दिशांत, जिसे नाम दिया उन्होंने, यह उनके उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित होना, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत होना तथा अंत में जीवन लीला समाप्त होने तक की घटनाएं वर्णित की गई है। दिसहरा में अधिकांशतः शरत के बाल्यकाल का वर्णन है। उनके पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय जो कि 24 परगना जिले के कांचड़ापाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे, वे एक स्वच्छंद निर्भीक व्यक्ति थे। मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन सोहिनी से हुआ था। मोतीलाल जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के पिताजी थे, उनका जो विवाह हुआ था एक भुवन सोहिनी नामक स्त्री से हुआ था जो कि भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की बेटी थी। भुवन मोहिनी यद्यपि अधिक सुंदर तो नहीं थी, परंतु उनका हृदय बहुत ही मलिन था, बहुत ही निर्मल था। 15 सितंबर सन 1876 को शुक्रवार की संध्या उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। माता पिता ने उसका नाम शरत चंद्र रखा था। तो बात करते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जब उनका जन्म हुआ था तो 15 सितंबर 1976 शुक्रवार की संध्या उनका जन्म होता है। शरत का बाल्यकाल देवानंदपुर में बीता था। देवानंदपुर जहाँ की ये घटना हुई, जो वहाँ पर उनका शरत चंद्र जी का बाल्यकाल बीतता है। उनका बचपन अत्यंत अभाव में व्यतीत रहा है। बहुत मतलब जो चीज़ें वो चाहते थे, एक यूँ कहें कि गरीब की स्थिति में बहुत अभाव था। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पिता यायावर प्रकृति के व्यक्ति के थे। किसी एक कर्म को निरंतर अधिक दिनों तक करना उनकी प्रवृत्ति के विपरीत था। अगर उनके पिताजी के बारे में कहा जा रहा है कि किसी एक कर्म को करना निरंतरता, एक कर्म में उनकी निरंतरता नहीं थी, बहुत यायावर थे। कभी उन्हें कोई नौकरी मिलती तो कुछ समय बाद उसे छोड़ देते, इसलिए उनका अधिकांश समय अपने ससुराल में अर्थात शरत के नाना के यहाँ बीता। शरत जब 5 वर्ष के हुए तो बंदोपाध्याय की पाठशाला में भर्ती करा दिया। बहुत शरारती थे शरत चट्टोपाध्याय, बहुत परेशान शरारती थे। प्रतिदिन कोई ना कोई शरारत करके लौटते थे, जैसा कि अभी बीते वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इतना ज़्यादा शरारती थे, क्या ही कहा जाए। आँखों को छोड़कर कोई विशेषता नहीं थी। शरत चंद सुंदर तो नहीं थे, लेकिन आँखों में एक अजीब प्रकार से विशेषता थी जो हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनती थी। तो कहानी इसकी सब जान चुके हैं आप। मैं देख लेता हूँ कुछ अन्य चीज़ें अगर बताने लायक हैं। एक अन्य चीज़ें जो रह रही हैं, जब हम लोग जीवनी पढ़ रहे हैं तो जीवनी से संबंधित एक विशेषताएं होती हैं जो जीवनी को, जिनसे रचना जीवनी का प्रकार लेती है। जैसे जीवनी गद्य साहित्य का वही रूप है जिसकी अपनी एक पहचान है। अपनी इसी पहचान के कारण वह अन्य विधाओं से अलग भी है। जीवनी की विशेषताएं कुछ होती हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का काल क्रमानुसार धारावाहिक वर्णन है। अर्थात जीवनी जब लिखी जाती है तो किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पे नहीं लिखी जाती, एक कालक्रम अनुसार होता है कि बचपन से युवावस्था, युवा से प्रौढ़ावस्था और
उसके बाद मृत्यु तक, अर्थात एक कालक्रम के अनुसार किसी की जीवनी लिखी जाती है। जीवनी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी जाती है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी तो जीवनी मेरा मानना है नहीं है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, बट अन्यथा किसी प्रसिद्ध की नहीं लिखी जाएगी तो पढ़ी नहीं जाएगी। अर्थात ये है कि जो प्रसिद्धि मिलती है रचना में जीवनी के तौर पे, वह किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर ही जीवनी लिखी जाती है। उसके पूरे जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसके जीवन के बारे में जाना जाता है, तब उस पर जीवनी लिखी जाती है। जीवन में देश काल परिस्थितियों का प्रसंगानुसार वर्णन होता है, जो बिल्कुल होता है। जीवन में चरित्र नायक के चरित्रों की विशेषताएं, उसके शारीरिक और बौद्धिक गुणों तथा उसकी सफलताओं और असफलताओं के वर्णन के साथ साथ उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जाता है। जीवनी में लेखक स्वयं को पृष्ठभूमि में रखता है। वह अपने बारे में कहीं भी विस्तार या विशेष रूप से कुछ नहीं लिखता। जो लिखता है सिर्फ उसी के बारे में लिखता है जिसकी वह जीवनी कर रहा होता है। जैसे इस रचना में आपने देखा विष्णु प्रभाकर जी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखते हैं, और संपूर्ण रचना में वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी ही दर्शाते नजर आते हैं। जीवन के लेखक के वो निष्पक्ष, तटस्थ एवं निष्पृह होना चाहिए। जीवन में चरित्र नायक की वंश परंपरा, सामाजिक परिवेश और उसके कुल परिवार का भी वर्णन किया जाता है। तो ये थी जीवनी से संबंधित विशेषताएं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे का वीडियो फिर कभी। धन्यवाद।